नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सुनिए साहब। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं हाजिर हो गया हूं आपके बीच उन अहम खबरों के साथ जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये खबरें शायद ही आपको किसी न्यूज़पेपर में दिखें या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिन दो खबरों को आपके सामने रखेंगे उनमें से एक खबर मध्य प्रदेश के उस तमगे से जुड़ी है जिसकी वजह से उसे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है, लेकिन अब वो दर्जा प्रदेश से छिनने वाला है, जिसका असर मध्य प्रदेश के टूरिज्म पर भी खासा पड़ेगा। तो दूसरी खबर में बात होगी बेजुबानों की। ये वही बेजुबान हैं जो सड़कों पर घूमते मिल जाएंगे, हाईवे पर बैठे दिख जाएंगे। कई बार तो ये बेजुबान हादसों की वजह भी बन जाते हैं, तो कभी खुद भी इन हादसों का शिकार हो जाते हैं। इनके नाम पर सरकारें तमाम योजनाएं बनाती हैं, करोड़ों रुपए का फंड अलॉट करती हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। तो जिन दो खबरों की हम बात की उसमें से पहली है चीता स्टेट मध्य प्रदेश की। प्रदेश से जल्द ही यह दर्जा छिन जाएगा। तो दूसरी खबर है सपनों का कैटल फ्री मध्य प्रदेश। तो चलिए इन खबरों की और बारीकी से आपको करते हैं पड़ताल और बताते हैं कि क्या है हकीकत इस पूरी खबरों की। क्या आपको पता है कि गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश को बब्बर शेर यानी एशियाटिक लायन क्यों नहीं दिए थे? एशिया में सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले इन शेरों को प्राइड ऑफ गुजरात माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश के कोनों में लाए गए चीते आज प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश हैं। इनके दम पर ही हम टाइगर स्टेट और इकलौते चीता स्टेट होने का दम भरते हैं। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो जानकारी मध्य प्रदेश निवासियों को परेशान कर सकती है। जी हाँ, जल्दी ही प्रदेश से चीता स्टेट का दर्जा छिनने वाला है। अकेले वन्य जीव प्रेमियों के लिए ही यह झटका नहीं है, इससे मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी खासा नुकसान होगा। अब आप सोच रहे हैं कि भला ऐसा क्या होने जा रहा है कि प्रदेश से चीता स्टेट का दर्जा छिन जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के कच्छ में चीता बसाने की तैयारी हो रही है। तैयारी तो मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभयारण्य भी कर रहा है, तो राजस्थान भी चीता मांग रहा है। लेकिन अफ्रीका से आने वाले चीतों की अगली खेप को गुजरात भेजने का मन केंद्र सरकार ने बना लिया है। वहाँ चीतों का ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, यानी देश भर के राज्यों में आने वाले समय में गुजरात से चीते जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने पहली बार गुजरात के बन्नी के पास के मैदानों में चीता के संरक्षण प्रजनन के लिए एक प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ने टाइगर रिलोकेशन के बाद चीतों की ब्रीडिंग में भी अपनी विशेषज्ञता जता दी है। महज 2 साल की अवधि में कूनों अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा चीतों का जन्म हो चुका है, नए चीतों का। अब यह प्रोजेक्ट बना था तब कहा गया कि कूना चीतों का ब्रीडिंग सेंटर होगा। एमपी उस राह पर चल भी पड़ा। फिर आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुजरात को ब्रीडिंग सेंटर के लिए चुना गया? इसका जवाब वन विभाग के आला अधिकारी भी देने से बच रहे हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि एशियाटिक लायन यानी शेर सिर्फ गुजरात में है। ठीक इसी तरह जंगली गधे जिन्हें घुड़खर कहा जाता है, उनका भी एकमात्र ठिकाना गुजरात का कच्छ है। इसी के करीब बन्नी ग्रासलैंड में अब चीता सफारी और ब्रीडिंग सेंटर बनाने की कवायद चल रही है। दरअसल बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एक संरक्षित क्षेत्र है। दावा किया जा रहा है कि यह चीतों के लिए अनुकूल है। गुजरात सरकार का यह भी दावा है कि अतीत में बन्नी घास का मैदान चीतों का घर था। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही समय के साथ वहां से भी चीते विलुप्त हो गए। लिहाजा गुजरात ने बन्नी ग्रासलैंड क्षेत्र में चीता प्रजनन केंद्र बनाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया और केंद्र ने उसे झट से मान भी लिया। कच्छ को चीते मिले तो मध्य प्रदेश अपनी चीता स्टेट की अलग पहचान निश्चित तौर पर खो देगा। यह वह पहचान है जो चीता मध्य प्रदेश में होने के कारण इस प्रदेश को मिली है। चाहे टाइगर स्टेट की बात हो, वो मध्य प्रदेश है। वन्य जीव संरक्षण के और भी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का काम है, उसी तरीके से चीता स्टेट है। इसका उल्लेख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गर्व से करते हैं। वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। तो सीधी सी बात है, अगर प्रदेश से चीता स्टेट का दर्जा छिना तो इसका असर मध्य प्रदेश के टूरिज्म पर भी पड़ेगा
और गुजरात को इसका खासा फायदा होगा। इसे इस किस्से से समझ लें कि कुछ साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के एक आला अधिकारी कूनों के लिए शेयर मांगने गुजरात गए थे तो उन्हें साफ साफ बता दिया गया था कि गुजरात किसी भी सूरत में एशियाटिक लायन मध्य प्रदेश को नहीं देगा। उनका तर्क था कि ग्वालियर से सटे श्योपुर में शेर आ गए तो सैलानी शेर देखने गुजरात नहीं आएंगे। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, श्योपुर, खजुराहो और एमपी के टाइगर रिजर्व से उनका टूरिज्म सर्किट मुकम्मल हो जाएगा, तो गिर का आकर्षण अपने आप घट जाना स्वाभाविक था। अब इसे ऐसे देखें, गुजरात में अब तक हेरिटेज के अलावा प्राइड ऑफ गुजरात यानी बब्बर शेर, जंगली गधे जिन्हें घोड़खर कहा जाता है, कच्छ की रण के साथ ही चीतों के दर्शन का भी पैकेज होगा। बाघ यानी टाइगर बसाने की योजना भी गुजरात की रही है। साल 2017-18 में मध्य प्रदेश का एक रेडियो कॉलर वाला बाघ प्रदेश से चलते चलते गुजरात पहुंच गया था। लगभग 550 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वो जब शेर गुजरात पहुंचा तो गुजरात सरकार ने उसे लौटाने से इनकार कर दिया। हालांकि इसके पीछे पीछे मध्य प्रदेश के अधिकारियों का दल भी गया था उसकी ट्रैकिंग करते हुए, लेकिन गुजरात ने कहा कि ये हमारा है, हमारे क्षेत्र में आ गया है, तो अभी हमारी प्रॉपर्टी हो गया, उसे नहीं लौटाया था। अब इससे समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश को आने वाले समय में कैसे पर्यटन का नुकसान होगा। कूनो मध्य प्रदेश का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। 4 साल पहले कूनो देखने केवल 804 पर्यटक आए थे। बीते साल 3172 देसी विदेशी सैलानी यहां पहुंच चुके हैं। अब तो इसे सफारी के तौर पर भी खोलने की तैयारी हो रही है। श्योपुर के सेसई और विजयपुर में सफारी बनेगी। फिर अफ्रीका की तरह मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटक भी कूनो में चीतों को करीब से जाकर देख सकेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 2022 में चीते आए थे और उसके बाद गांधी सागर सेंचुरी मंदसौर जिले में चीतों का इंतजार हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के तहत कुछ चीतों को कच्छ गुजरात में ब्रीडिंग सेंटर के लिए भेज रहे हैं। यह निश्चित तौर पर आपत्तिजनक निर्णय है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद गुजरात ने हमें एशियाटिक लायंस नहीं दिए। 30 साल से अधिक वक्त हो गया हम इंतजार कर रहे हैं लायंस का। तो जिस तरह यदि चीते भेजे जा रहे हैं गुजरात में, उसी तरह यदि एशियाटिक लायन मध्य प्रदेश में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो आपने तो ये जान लिया कि क्यों मध्य प्रदेश से चीता स्टेट का दर्जा छिन सकता है, लेकिन अब आप ये भी जान लें कि आखिर मध्य प्रदेश में ही क्यों चीतों को लाया गया। दरअसल मध्य प्रदेश में साल 1952 में विलुप्त हो रहे चीतों को फिर से बसाने के लिए चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में नामिबिया से लाए गए 8 चीते छोड़े थे। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए। अब ऐसे में अब तक कुल 20 चीते यहाँ पर लाए जा चुके हैं। ये बात अलग है कि इनमें से 7 चीतों का अब तक मौत भी हो गई है, लेकिन मौजूदा समय में कूनो में चीतों की संख्या 25 हो गई है। इनमें 13 वयस्क और 12 शावक हैं। हालांकि अब प्रदेश में चीते लाए गए तब से ये भी कहा गया कि अगले 5 सालों में कुल 50 चीतों को यहाँ लाया जाएगा। लेकिन 8 अगस्त को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि भारत में चीतों को लाने के लिए केन्या सरकार के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। यहाँ बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते लाने के बाद सरकार की बातचीत अब केन्या से चल रही है, जो कि अभी आपने सुना गांधी सागर डैम के पास जो अभ्यारण्य बना है वहाँ भी ला सकते हैं और उनको गुजरात भेजने की भी तैयारी हो रही है। तो आइए इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, उनसे बात करते हैं। रंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रभु जी। नमस्कार रंजन जी। तो रंजन जी, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में चीते लाए गए, आपने भी खुशी जताई थी, पूरे प्रदेश ने खुशी जताई थी, लेकिन अब चीता स्टेट जो हम थे, अब शायद हम अगली जो खेप चीतों की आएगी तो मध्य प्रदेश चीता स्टेट नहीं रह पाएगा, गुजरात जाएंगे चीते कूनो के बजाय। जी, एक तो ये था कि खुशी की बात का कारण ये था कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था ये पिछले 70 साल से चल रहा था जी। जब 50 में लास्ट देखा गया था, वही रीजन था, ग्वालियर चंबल रीजन था जिसमें लास्ट टाइम स्पॉट हुआ था। तो ये था कि चूंकि वो रीजन ऐसा है कि जहाँ पे चीतों के लिए एक क्लाइमेट है, ये तो कंफर्म था। दूसरी बात ये थी कि जो दूसरा फख्र का विषय था मध्य प्रदेश के लिए कि पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था इंटरकॉन्टिनेंटल। पूरे वर्ल्ड में लगातार प्रयास हो रहे थे, कितने कॉन्सेप्ट पेपर बने, कितने प्रयास हुए। 70s में ईरान से कोशिश हुई लाने की, फेल हो गया।
फिर बाद में अफ्रीकन कंट्री से शुरू हुई, तब जाकर 2010 में कूनो को चुना गया। सागर के पास जो नौरादेही है वहां भी चुनाव हुआ था, लेकिन जी। कूनो को मिला। तो इंडिया के लिए फख्र की बात थी कि इंडिया चुना गया, और हमारे लिए फख्र की बात मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात यह थी कि जो ग्वालियर चंबल का रीजन है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ टूरिस्ट लगभग नहीं के बराबर आते हैं, वहाँ कुछ ऐसा देखने को है नहीं। ग्वालियर का पार्ट है कि जो किला देख लिया, कुछ देख लिया, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था कूनो कि उस हिसाब से एक तो दिल्ली के करीब है, जो ग्वालियर चंबल रीजन है, वहाँ से पर्यटक आएंगे, एक टूरिस्ट सर्किट बनेगा और पूरा मध्य प्रदेश को एक अच्छा एक बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को। और देखते देखते आपने अच्छा संख्या बताया टूरिस्ट के आने का। आप अगर इस समय जाएं तो जो श्योपुर में है, आसपास की जगहों पे रिसॉर्ट के लिए ज़मीनें बुक हो गई हैं, लोग खरीद चुके हैं, होटल सारे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जब इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की अच्छी आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, खासकर टूरिज्म के क्षेत्र में चीतों की बसाहट बढ़ रही है, 25 हो गए हैं। रंजन जी, और यहाँ minimum- सवाल ये है रंजन जी जी, कि जी। जब ये प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट कई सालों तक मेहनत से तैयार हुआ, उस दौरान कई क्षेत्रों का अध्ययन किया गया और चुना गया कूनो पालपुर को, जो कि पहले लायन प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व हुआ था, क्योंकि उसका जो क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ पर इकोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पर लायन भी रह सकते थे, चीते भी, क्योंकि वहाँ टाइगर नहीं था। तो यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट ला दिया गया। यदि आपको ब्रीडिंग सेंटर ही गुजरात में बनाना था या कच्छ पर ही डेवलप करना था, तो पहले वहाँ कर लेते, फिर बाद में यहाँ दे देते, हमको लायन दे देते, जैसा अभी आप अजय दुबे को सुन रहे थे। तो ये फिर मध्य प्रदेश में 20 चीते लाए, 50 देने थे, 20 के बाद अब आप गुजरात की तरफ रुख कर रहे हैं, उसके लिए खासी तैयारियाँ चल रही हैं वहाँ पर। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के हितों को नुकसान देने वाला नहीं दिखाई देता आपको? प्रभु जी, हितों को नुकसान देने वाला तो है ही। जो चिंता की बातें है, जो सबके मन में है, इसमें पॉलिटिक्स आ गई है जी। और जब किसी प्रोजेक्ट में पॉलिटिक्स आ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। नहीं आनी चाहिए इन सब चीतों के मामले में, टूरिज्म के मामले में, क्लाइमेट का पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और जहां तक गिर के लायन की बात थी प्रभु जी, सुप्रीम कोर्ट चिंता जता चुका है, जो रिपोर्ट्स है वो चिंता जता चुके हैं कि वहां पे एक जगह पे अगर आप कन्फाइन करेंगे लायंस को तो उनके एक्सटिंक्ट होने खतरा है। तो उनके बेहतरी के लिए भी, लायंस की बेहतरी के लिए भी है, उनको आप शिफ्ट कीजिए कहीं और भी। नहीं तो मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, क्लाइमेट के रीजन से, तरह तरह के रीजन से अगर वो खत्म हो गए तो फिर चीता आपके पास शेर बचेंगे नहीं। तो उनके लिए भी जरूरी है कि आप उनको शिफ्ट करिए, लेकिन अड़ी हुई है सरकार, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे पार्टी सी तो क्या है? रंजन जी, उनका प्राइड ऑफ गुजरात है ना, टूरिज्म बढ़ता है उससे, तो इसलिए शायद नहीं दे रहे हैं। तो सर, प्राइड ऑफ लाइन भी देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहला विषय जो चीज विलुप्त हो रहा है, हमें देखिए चीता को लाया गया इसलिए नहीं विलुप्त हो रहा है, हमें टूरिज्म बढ़ाना है, उसको बचाना है प्रभु जी, उसको बचाना इसलिए लाया गया है। इसलिए फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है जी। पूरे वर्ल्ड में चिंता है चीतों को लेकर के, खत्म हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में जी। केवल ईरान में बचे हैं और अफ्रीकन कंट्री बचे हैं और कहीं नहीं बचे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं रंजन जी। तो शुरुआती झटके के बाद चीता प्रोजेक्ट फिलहाल अब संकट से उबर गया है और चीतों का अभी एकमात्र ठिकाना मध्य प्रदेश का कूनो अभ्यारण्य, जहाँ तक अब तक जो लाई गई चीतों की दोनों ही खेपों को रखा गया है। देश में इनकी संख्या न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि वो यहाँ के वातावरण में पूरी तरह से रच बस भी गए हैं। लेकिन गुजरात में चीतों का ब्रीडिंग सेंटर खोलने के बाद एमपी के पास चीता स्टेट का दर्जा बना रहेगा, ये कहना मुश्किल लग रहा है। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कैटल फ्री मध्य प्रदेश की। ये सपना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखा था, जिसे आगे बढ़ाने का काम सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैटल फ्री सिटी की तस्वीर धुंधली पड़ती दिख रही है। सड़कों पर बेजुबान जानवरों का जमावड़ा लगा है, इनकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक युवा इंजीनियर को अपनी जान तक गंवाना पड़ी, यानी इन मवेशियों को हटाने में शासन प्रशासन की योजना फेल साबित हो रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? सरकार ने पशुपालन और गौ संवर्धन को लेकर जो योजनाएं बनाई वो कहां तक पहुंची? इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के कितने प्रयास किए गए, अब ये समझ लेते हैं।
कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाले हाईवे को कैटल फ्री करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसमें जिन 6 जिलों को रखा गया था उनमें देवास, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ शामिल है। इसमें पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग को बेसहारा गोवंश का प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी। उस वक्त पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने जोर देते हुए बताया था कि इन जिलों में अगर गाय सड़क पर मिलेगी तो उसे पास की गौशाला में छोड़ेंगे। जिन पशुपालक की निजी गाय मिलेगी तो उनको बिना पेनाल्टी के नहीं छोड़ेंगे। एक बार वार्निंग देकर अगली बार सड़क पर गाय मिली तो पकड़कर उसे ले जाएंगे। लेकिन आज इन जिलों में मवेशी सड़क पर आराम करते दिख जाएंगे। इनको यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है, ना ही कोई ये पूछने वाला कि इनका कोई मालिक है या फिर है भी कि नहीं। अब ये लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुके हैं, ये खुद सुन लीजिए। ये जबलपुर शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि जगह जगह, चाहे चौराहा हो चाहे रोड हो, इतने ज़्यादा गाय, बैल, छोटे मोटे बड़े जानवर हर रोड पे आपको मिलेंगे। और उनके कारण क्या है, काफ़ी एक्सीडेंट और काफ़ी नुकसान लोगों को हो रहा है। इसके बाद भी नगर निगम प्रशासन और जितना भी मध्य प्रदेश शासन का प्रशासन है, जितने भी गौशाला बना के रखे हैंगे, सिर्फ गौशाला उन्होंने दिखावे के लिए बनाया। अगर वो चाहें तो जिन लोगों ने गाय पाला है और जिनकी गाय या बछड़ा है या फिर बैल है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गाय जिनने पाल रखी है उनको उनकी देखभाल करना चाहिए और रोड पे उन्हें नहीं आने देना चाहिए। जो भी उनका खाने पीने का है वो घर पे देना चाहिए। लेकिन गौ मालिक जो गाय पाले हुए हैं वो व्यक्ति क्या करते हैं, सवेरे दूध निकालने के बाद उनको रोड पे छोड़ देते हैं। इससे सभी को परेशानी है। व्यस्ततम क्षेत्रों में जानवर अधिकतर नज़र आते हैं और उन्हें वहाँ से उठा कर के और कानी हाउस वगैरह में शिफ्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, जिससे कि एक गौ माता के लिए जो एक उनका संरक्षण करने की एक सरकार की पहल भी होगी और दूसरी चीज़ लोगों को राह में चलने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत परेशानियां ना हो। देखिए, बारिश के समय यहाँ पे गाय काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पे 160 गाय तक हो गई थी। तो फिर हमने नगर निगम से बोला कि अब बहुत ज़्यादा गाय हो गई है तो आप अब यहाँ पर नहीं भिजवाइए। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर 107 107 गाय है, मतलब 150 से ऊपर पहले हो गई थी। लेकिन अब हमारा टारगेट है, जो कैपेसिटी हमारी 80 के आसपास है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 100 से ज़्यादा नहीं हो पाए। तो प्रदेश को आवारा मवेशी मुक्त बनाने के लिए यह भी तय हुआ था कि जिलों में जो गाँव में गोवंश है उसका सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे में बेसहारा गोवंश के न केवल आंकड़े जुटाए जाएंगे बल्कि गोवंश के कान पर लगे टैग से उसकी मालिक का पता भी लगाया जाएगा। 15 दिन में सर्वे शुरू करने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा गौशाला का भी सर्वे कराया जाना था। क्षेत्र के हिसाब से गौशालाओं की मैपिंग भी करवानी थी। सर्वे के दौरान ये भी देखा जाना था कि कितना गोवंश लावारिश हालत में है और गौशाला की क्षमता कितनी है, गौशाला में कितना गोवंश अभी मौजूद है। स्थानीय निकायों और जनप्रतिनिधियों की निगरानी में गौशालाओं का रूटीन निरीक्षण करवाने की बात कही गई थी। लेकिन भोपाल की ही बात करें तो निगम के कांजी हाउस की क्षमता 650 है। सड़क पर मवेशी के कारण हर साल दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। रोजाना 60-70 लोग घायल हो रहे हैं। शहर के भीतर 800 अवैध डेयरियां हैं। दूध निकालने के बाद 8000 गाय भैंसों को अक्सर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि मोहन यादव सरकार का फोकस गौ संरक्षण पर है और अक्सर उनके बयानों में भी ये झलकता है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना में 150 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में संचालित 2190 गौशालाओं में लगभग 3 लाख गोवंश का पालन हो रहा है। प्रदेश में भारतीय नववर्ष इस क्षेत्र माह से अगले वर्ष तक गौवर्ष रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौशालाओं में पशु आहार योजना पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये समस्या कुछ ही जिलों की है तो ऐसा नहीं है। बात अगर आगर की करें तो यहाँ साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एशिया का सबसे बड़ा गौ अभयारण्य बनाया गया था।
इस अभयारण्य में व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ एक साथ 6000 गाय रखी जा सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार इसे संभालने में विफल रही और अंत में सरकार ने इसे प्राइवेट एनजीओ को चलाने के लिए ठेके पर दे दिया। इसके लिए अभयारण्य में काम करने वाले स्टाफ की कमी का हवाला दिया गया था। लेकिन आज भी आपको आगर के चौक चौराहों पर मवेशी बैठे दिख जाएंगे। हालांकि दमोह में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने जब वो सांसद थे उस दौरान जन सहयोग से एक जरारू धाम गौ अभयारण्य बनवाया था ताकि बेसहारा मवेशियों को पनाह मिल सके। लिहाजा दमोह के हालात पहले से अब थोड़े बेहतर हैं और वो अभयारण्य में कई गायों को रखा गया है और बहुत बढ़िया वहाँ पर गायों की देखभाल भी की जाती है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति क्या है। प्रदेश में अभी 2400 गौशालाएं चल रही हैं। इसमें से 600 एनजीओ को सौंपी गई हैं, बाकी ग्राम पंचायतें चला रही हैं। इन गौशालाओं में 3 लाख गौवंश है। वहीं प्रदेश में गौशालाओं की हालत को सुधारने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि प्रदेश में हर गाय के लिए 40 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उनकी घोषणा से पहले तक ये राशि मात्र 20 रुपये हुआ करती थी। गायों के लिए अनुदान राशि बढ़ाते समय ही ये भी ऐलान हुआ था गौशाला की हालत को सुधारा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी क्या स्थिति प्रदेश की गौशालाओं की है, ये किसी से छुपी नहीं है। आज गौ सड़कों पर है, पूरे हाईवे पर है, एक्सीडेंट भी होते हैं और गौ तस्करी भी होती है। इसके लिए सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। आज पिछले महीने प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी पशुपालकों और गौशालाओं पर फोकस देखा था ताकि इसका फायदा कैटल फ्री सिटी बनाने में मिल सके। इस बार के बजट में सरकार ने पशुपालकों गौशालाओं के लिए कुल 590 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वहीं दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट है। गौशालाओं की अलग से अब 250 करोड़ रुपए का बजट शामिल किया गया है। इसके बावजूद हालातों में सुधार नहीं दिख रहा और जगह जगह मवेशी आपको बैठे दिख जाएंगे। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कैटल फ्री सिटी का सपना सिर्फ कागजों में ही पूरा होगा? अगर नहीं तो जो योजनाएं या ब्लूप्रिंट बनाया गया है उस पर कब जिम्मेदार गंभीरता से काम करेंगे ताकि इन बेजुबानों को भी राहत मिल सके, प्रदेशवासियों को भी इससे सुविधा मिल सके। तो आइए इस मसले पर रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमसे समझ लेते हैं। रंजन जी, आगर की गौशाला बनी, गौ अभ्यारण्य बना, एक हमने जिक्र किया जरारू धाम गौ अभ्यारण्य का, लेकिन प्रदेश में गौशालाएं बहुत सारी हैं, प्रदेश में बहुत सारे कांजी हाउस हैं, फिर भी गाय सड़कों पर है। प्रभु जी, जो आपने कहा ये पूरे स्टेट की प्रॉब्लम हो गई और मुझे लगता है कि लाखों गाय, लाख नहीं बोला, लाखों गाय जो डिपार्टमेंट है उनके हिसाब से सड़कों पे घूम रही है। 6 से 7 लाख कम से कम ऐसी गाय हैं जो सड़कों पे घूम रही है, पहली बात। दूसरी, आपको याद होगा जब कमलनाथ सरकार आई थी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 1000 पंचायतों में गौशालाएं खोलने की बात थी। कुछ काम शुरू नहीं हो पाया, कुछ पंचायतों को खोला गया। ये था जो मनरेगा का फंड है उससे गौशालाएं चलेंगी। अब हो ही गया है कि जो प्राइवेट गौशालाएं चल रही, मतलब पंचायत में नहीं है, उसमें बहुत अच्छी हालत नहीं है, लेकिन जो पंचायतें चला रही हैं बहुत ही बुरी तरीके से चला रही हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं है। तो पंचायतों में तो हालत इसलिए भी खराब जो लोग बता रहे हैं कि चूंकि सरकार फंड नहीं दे रही। अच्छा रंजन जी, आपको क्या उपाय दिखता है? लाखों गाय हैं, सरकार की मंशा है और इस बात ये साल तो गौ संरक्षण वर्ष के तौर पर ही बना रहे, लेकिन गाय सड़क पर जो गाय है वो इंसानों के लिए भी खतरा बन रही है और खुद गाय के जीवन को भी खतरा हो रहा है। उपाय क्या दिखता है आपको? गाय जो सड़कों पे आ रही है इसलिए आती है, जब बरसात में पानी भर जाता है तो कीचड़ से बचने के लिए वो सूखी जगह पे आती है। तो यूपी में प्रयोग हुआ था कि सड़कों के किनारे गौशालाएं बन जाए, जो गांव हैं सड़कों किनारे वहां गौशालाएं बने बड़ी बड़ी और लोग आसपास लोग देखभाल करें। यहाँ भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात हो रही है कि जो भी आपके यहाँ आप बात करते हुए आप कोई संवाददाता बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत सही कहा कि जो गौ मालिक हैं वो जब दूध खत्म हो जाता तो गौ बस को छोड़ देते हैं सड़कों पे। उनकी भी जिम्मेदारी है, केवल सरकारी काम थोड़ी करेगी। आपने गाय पाला, दूध लिया और छोड़ दिया उनको फिर बाद में, ये भी तो है जिम्मेदारी। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो टैग लगने की बात है उन पर जिम्मेदारी फिक्स हो, पेनाल्टी हो, वन साइडेड ना हो। और जो गौशालाएं चल रही हैं प्रभु जी, जैसे एक पूरे प्रदेश में प्रभु जी 10 गौ सदन है। गौ सदन जो आप सुसनेर का बता रहे हैं उसमें 6000 आ रही हैं
तो इसमें करीब 10,000 आ जाएंगे। एक डिफंक्ट पड़ी हुई अच्छा है। रंजन जी, ये समस्या हम कई सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जो शायद पहले ऐसा गायें सड़कों पर नहीं आती थी क्योंकि गांव-गांव में गोचर हुआ करती थी जो ऊंची ज़मीन पर होती थी। जो गाय वहाँ चली जाती थी, उनको चारा पानी मिलता था, वो खुले में रहती थी। अब शायद वो ख़त्म हो गई है, खेतों में बाढ़ लग गई है तो वहाँ जा नहीं सकती हैं, तो इसलिए वो सड़कों पर दिखाई देती हैं। सर 2 मेजर फैक्टर है। एक तो जो गोचर का बताया आपने, आपको याद होगा दिग्विजय सिंह शासन में जी जो गोचर की जमीन थी वो लोगों को अलॉटमेंट हो रहा था। 5% जमीन हर ग्राम सभा में था, तो उसमें 5% में कटौती करके वो दिया जा रहा था। दूसरा जो कारण है बैलों की वृद्धि, तो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोजेक्ट चला कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से 90% गाय पैदा होंगी, 10% बछड़ा पैदा होंगे। वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। और दूसरी बात, जो गौ वंश का जो ब्रीड को इंप्रूव करने का जो प्लान था वो भी फेल हो गया। जब गौ वंश का ब्रीड इंप्रूवमेंट होगा, ज्यादा दूध गाय देगी, तो जो गौ तो मालिक है रंजन जी उसको माने कि ज्यादा कहीं ना लाभ कहीं होगा। सरकार की योजनाएं इस मामले में असफल साबित हुई है, जिसकी वजह से सारी चीज़ हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुनिए साहब, में आपने सुना 2 महत्वपूर्ण बातों की जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। पहली तो चीता स्टेट जिसका दर्जा हमसे छिनने वाला है, और दूसरा हर व्यक्ति परेशान है गौ माता के सड़क पर होने से या दुर्घटना का कारण बनने से। आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सुनिए साहब के साथ, नए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिए अनादि टीवी।